6, 8, 12 कुंडली में इन 3 भावों को दुख भाव कहा जाता है, त्रिक भाव कहा जाता है। क्या यह भाव सिर्फ और सिर्फ दुख देते हैं या यह भाव जीवन में सिर्फ हानि देते हैं? क्या इन भावों से जातक के जीवन में कोई लाभ भी है? यह सभी पहलू बहुत गहन अध्ययन का विषय है। केवल कह देने मात्र से कि कोई ग्रह इन भावों में गया हुआ है तो उस ग्रह की हानि हो गई, उस भाव की हानि हो गई और पूर्ण रूप से हानि हो गई, सर्वथा गलत है। हमें इन भावों से संबंधित विशेष बातों को भी समझना होगा, लाभों को भी समझना होगा। नमस्कार दोस्तों, शून्य से शिखर तक ज्योतिष ज्ञान की इस परिचर्चा में मैं राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग ज्योतिष शास्त्र को पढ़ते पढ़ते इस श्रृंखला के अंत तक आ पहुंचे हैं। आज हम 12वें भाव को पढ़ेंगे। इससे पूर्व हम राशियों को, नक्षत्रों को, भावों को पढ़ते चले आ रहे हैं और उन सभी के वीडियोस आप आई बटन में क्लिक करके वहां जा सकते हैं और देख सकते हैं। हमने भावों में 11वें भाव तक पढ़ लिया है, राशियों में हम कुंभ राशि तक पढ़ चुके हैं और यदि नक्षत्रों की बात करें तो नक्षत्रों में हम शतभिषा नक्षत्र को पूर्ण रूप से विश्लेषित कर चुके हैं। जैसा कि प्लान किया था कि हम भाव को प्रस्तुत करेंगे तो हम आपके सामने 12वां भाव लेकर आए हैं। 12वें भाव के बाद पुनः हम नक्षत्रों की ओर बढ़ेंगे। यदि हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, उपयोगी लगती है, सटीकता के नजदीक लगती है और गहराई को छूती हुई लगती है तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। आपका कोई भी प्रश्न हो ज्ञान से संबंधित, वह आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कहीं भी। आपके ज्ञान से संबंधित प्रश्न का उत्तर निःशुल्क दिया जाएगा और यदि आप अपनी कुंडली से भी एक प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो हम हर वीकेंड में लाइव करते हैं और लाइव में आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। लेकिन प्रश्न एक ही हो और वहां पर हम बहुत अधिक शंकाओं का समाधान करने की स्थिति में नहीं होते हैं। यहां हम फ्री विश्लेषण करते हैं, आपसे किसी प्रकार की फीस नहीं मांगते हैं। आपका समय ही हमारी फीस है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वही हमारी फीस है। आप हमसे जुड़े हैं, वही हमारी फीस है। और यदि इस प्रकार से भी हम आपसे फीस ले रहे हैं तो आप यह यकीन जानिए कि आपका गुरु, जो कि आपकी कुंडली का ग्रह है, वह आपका साथ अवश्य देता है, क्योंकि हम उसे ही अपने दक्षिणा स्वरूप स्वीकार कर रहे हैं। आप नोटिफिकेशन चेक करेंगे, आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकॉन दबा रखा है तो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा हमारे लाइव के बारे में और हमारे हर वीडियो के बारे में भी पता चलता है। आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। आज की हमारी पाठ संख्या है 95 यानी कि 95। हम यहां पढ़ रहे हैं 12वां भाव, जिसे व्यय भाव के नाम से जाना जाता है, मोक्ष भाव के नाम से जाना जाता है। इस भाव का जो स्थिर कारक है वह शनि है। इस भाव का विस्तारीकरण ब्रह्मांड में 330 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक होता है। यानी जब ब्रह्मांड की हम पूरा चक्र कंप्लीट करते हैं तो यहां हम यह अंतिम भाव पाते हैं। जैसा कि आप यहां जन्मांग चक्र में देखेंगे तो यह व्यय भाव यानी कि 12वां भाव है। जब हम यहां से गिनते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो यह व्यय भाव है। आपका लग्न कोई भी हो, यानी कि कोई भी राशि आपके लग्न में बैठी हो, व्यय भाव आपका लग्न से पहले यहीं रहेगा। इसलिए किसी प्रकार की शंका ना रखें, यह व्यय भाव है। आज हम इसी के बारे में चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भावों से संबंधित जब हम वीडियो डालते हैं और जब बनाते हैं तो बनाते समय वीडियो में
पहलू इतने होते हैं कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो यदि वीडियो लंबा होता दिखाई देता है तो हम उसे 2 भागों में विभक्त कर देते हैं। यहां भी यह संभव है, इसलिए आप इसे देखें और जहां तक हम यहां बता पाएंगे वो बता देंगे। जब हमें लगेगा कि वीडियो लंबा हो रहा है तो अन्य जो पहलू हैं वह हम अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि 12वें भाव के कारकत्व क्या होते हैं। तो 12वें भाव से हम व्यय की बात करते हैं, यानी कि जीवन में होने वाले हर प्रकार के व्यय की बात हम 12वें भाव से करते हैं। यहां हम तन की हानि की बात करते हैं, क्योंकि जब हम लग्न को देखते हैं, लग्न से यह 12वां है और 12वां किसी भी भाव का हो, वहां से हम उस भाव की हानि की बात करते हैं। चाहे वह धन का 12वां हो, चाहे वह सुख का 12वां हो, तो हम यहां से सुख के 12वें से, यानी कि इस भाव से इस भाव की हानि की बात करेंगे। यह बात 12वें भाव से, व्यय भाव से आप समझ सकते हैं। इसे हम नगेशन हाउस भी कहते हैं। तो यह व्यय भाव है, यहां से हम हानि की बात करते हैं, तन की हानि की बात करते हैं। इस भाव से भय की बात होती है, जो हमारे मन में एक भय उत्पन्न होता है, अकारण भय उत्पन्न होता है, वह सब जो भय होते हैं वह 12वें भाव से ही देखे जाते हैं। मन में होने वाली व्यथा, मन में होने वाला दुख, इसे भी हम 12वें भाव से देखते हैं। इसके अलावा हम मानसिक बेचैनी की बात 12वें भाव से ही करते हैं, क्योंकि मन की व्यथा और मानसिक बेचैनी वैसे एक ही है, लेकिन किसी प्रकार की मानसिक बेचैनी जो होती है वह हम 12वें भाव से देखते हैं। हम ऋण मुक्ति और रोग मुक्ति को भी 12वें भाव से देखते हैं, क्योंकि हम जब ऋण की बात करते हैं तो छठे भाव की बात करते हैं। तो छठे भाव से सप्तम यह है, तो यहां से हम उसकी मुक्ति की बात करते हैं, उसके भोग की बात करते हैं। जब हम दर्द से मुक्ति की बात करते हैं, यानी कि इंसान को दर्द है, उससे भी मुक्ति की बात हो रही है, तो हम इसे मुक्ति का भाव भी कह सकते हैं। यह कई चीजों से मुक्ति देने वाला भाव है। बंधन की बात करें तो यहां बंधन भी है, मुक्ति के अलावा यहां बंधन की बात भी होती है। बंधन किस प्रकार के? किसी भी प्रकार के बंधन। आप जेल यात्रा की बात कर सकते हैं, अस्पताल में लंबे समय तक भर्ती होने की बात कर सकते हैं, या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि आपका अपहरण हो गया है। तो इस प्रकार के सभी बंधन, जहां आप बंधक के रूप में रहते हैं, उन सभी बंधनों की बात हम 12वें भाव से करते हैं। अगर हम शारीरिक कष्ट की बात करें, चूंकि हमने कहा लग्न से 12वां, तो शारीरिक कष्टों की बात भी यहां से देखी जा सकती है। फिर हम बात करते हैं विवाह और जीवन साथी की हानि की, क्योंकि विवाह का यह छठा भाव है। तो यहां से हम उसके रोग, ऋण, शत्रुओं की बात करते हैं, तो हम हानि की बात भी यहां से विवाह के लिए कर सकते हैं, जीवन साथी के लिए कर सकते हैं, जीवन साथी के रोगों की बात भी यहां से करते हैं। हम आगे वीडियो में इस बात को स्पष्टतया समझेंगे। यहां से हम मृत्यु की बात करते हैं, क्योंकि जब मृत्यु आती है तो 12वें भाव का उसके अंदर समावेश होना आवश्यक होता है। इसी भाव से हम विदेश की बात भी करते हैं। तो विदेश की बात हम किस प्रकार कर सकते हैं, कौन से ग्रह जुड़ते हैं, कौन से भाव जुड़ते हैं, वह देखते हुए हम 12वें भाव से ही विदेश की बात करते हैं। तत्पश्चात हम 12वें भाव से जनता से जो शत्रुता होती है हम उसकी बात करते हैं, गुप्तता की बात करते हैं, दुख की बात करते हैं। हम यहाँ पापहीनता की बात करते हैं, यानी पापहीनता की जो भावना होती है उसकी बात हम यहाँ करते हैं। यहाँ दूसरों के लिए जो कार्य करने की प्रेरणा होती है उसकी बात भी 12वें भाव से ही की जाती है। यानी जहाँ तक दूसरों के लिए कार्य करने वाले होंगे तो हम यहाँ से एकांत की बात भी करते हैं, वैराग्य की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं। तो जब हम इन सब चीजों को यहां से देखते हैं तो दूसरों के लिए जो किए जाने वाले कार्य है, यानी एनजीओ, अस्पताल, जेल, हम इन सब चीजों को यहां देख ही रहे हैं, तो इनसे संबंधित भी यहां पर ज्यादा कार्य करने वाले हो सकते हैं। यदि 12वें भाव का अन्य भावों से संबंध होता है तो उससे किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं? 12वें भाव में यदि कोई ग्रह स्थित होता है उससे किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, और अन्य भावों के लिए 12वां भाव किस प्रकार कार्य करता है? यदि हम भावक भावों के नियम के अनुसार समझेंगे तो यह समझेंगे कि यह भाव अन्य भावों के लिए किस प्रकार से कार्य करता है। तो सर्वप्रथम हम यहां पर यह समझेंगे कि यदि 12वें भाव से कोई ग्रह संबंधित होता है तो वह ग्रह यहां पर किस प्रकार के फल देता है। किसी भी कुंडली में 6, 8, 12 को अच्छा भाव नहीं माना जाता। इन्हें दुख भाव का नाम दिया गया है, त्रिक भावों का नाम दिया गया है। तो क्या वाकई यह भाव व्यक्ति के जीवन में सिर्फ और सिर्फ हानि करते हैं?
यहां इसी बात को गहराई से समझना है, क्योंकि आप आमतौर पर देखेंगे कि यदि कोई ग्रह 12वें भाव में चला गया तो हमारे सभी ज्योतिषी जो बहुत ज्ञानी हैं, वह सभी ज्योतिषी इस बात को यहां पर हानि कहते हैं, उस ग्रह के कारकत्वों की हानि कहते हैं। लेकिन जैसा यहां पर कोई ग्रह आता है, हम यह मानते हैं कि कहीं ना कहीं वह ग्रह भी अपने प्रभाव जातक के जीवन में पॉजिटिव भी दे सकता है, क्योंकि आज की परिस्थितियां देखें तो जातक सांसारिक है, भौतिकतावादी है। तो भौतिकतावादी के लिए यह भाव दुख भाव हो सकते हैं। जब हम भौतिकतावाद की बात करते हैं तो हमारे पास में सुख है, साधन है, उन सबको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, उनसे हम त्याग नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए हमें यह कष्ट होता है कि यह भाव हमारे जीवन के कुछ हिस्से को बर्बाद करते हैं। लेकिन यहां अगर गहराई से समझें तो यह भाव जीवन में व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले आने वाले होते हैं। वर्तमान में हम 12वें भाव की बात कर रहे हैं। 12वां भाव मोक्ष का भाव कहलाता है। मोक्ष का मतलब मृत्यु ही नहीं है। आमतौर पर लोगों के अंदर यह भावना आ जाती है कि मोक्ष मतलब मैं मर जाऊंगा तभी मोक्ष प्राप्त होगा। नहीं, जीते जी मोक्ष संभव है। कैसे? आपको यदि आध्यात्म में उतरना है और आध्यात्म के चरम तक आप पहुंचते हैं और ईश्वर से जुड़ाव हो जाता है, उसे हम मोक्ष की परिस्थिति ही कहते हैं। तो आइए यह समझते हैं कि यदि 12वें भाव में अन्य ग्रह आते हैं, यानी 12वें भाव का स्वामी जो भी हो उसके अलावा अन्य ग्रह यदि यहां पर आते हैं तो वह किस प्रकार का फल देते हैं जातक के जीवन में। तो सर्वप्रथम बात करेंगे सूर्य की। जब हम सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य यहां आकर सबसे पहले चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करता है, मनोविज्ञान के क्षेत्र में कार्य करता है, गुप्त विद्याओं को देने वाला होता है। यानी जिसका सूर्य यहां बैठा हो वह किसी भी भाव का स्वामी क्यों ना हो, यह तो स्वयं दुख भाव है। यदि 6 और 8 का स्वामी भी यहां जाकर बैठ जाता है तो उसे हम विपरीत राजयोग कहते हैं। तो हम यहां विपरीत राजयोग के ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि सूर्य किसी भी भाव का स्वामी हो, कोई भी ग्रह किसी भी भाव का स्वामी हो, यहां आकर बैठ जाता है तो सूर्य यहां मनोचिकित्सक बनाता है, मनोविज्ञान के अंदर सफलता देता है, गूढ़ विद्याओं का ज्ञान कराता है। गूढ़ विद्याएं यानी कि वह गुप्त विद्याएं जो आमतौर पर कोई भी सीखना नहीं चाहता है, यहां पर सूर्य वह देता है। चिकित्सा के क्षेत्र में सफलता देता है। अगर मंगल की दृष्टि कहीं से शुभ दृष्टि पड़ जाए, शुभ यानी कि हम जब दृष्टि की बात करेंगे तो हम शुभता और अशुभता की बात करेंगे, शुभ घरों का स्वामी होकर, यानी मंगल कुंडली में शुभ घर का स्वामी है और वह किसी प्रकार से यहां सूर्य पर दृष्टि डालता है तो हम जातक के सर्जन होने की बात करते हैं। और यदि पाप पीड़ित होकर दृष्टि डालता है या अशुभ होकर दृष्टि डालता है तो हम यहां पर नुकसान की बात भी करते हैं। सूर्य यहां पर जातक के जीवन में जेल, अस्पताल, इस प्रकार के क्षेत्रों में उच्च पद की बात करता है। और यदि सूर्य यहां पर उच्च पदों की बात करते हैं तो साथ ही साथ एनजीओ, लोगों के लिए सेवा करने वाले जो संस्थान होते हैं, वहां भी उच्च पदों की बात करता है। और यदि जातक के जीवन में इस प्रकार के उच्च पद नहीं भी होते हैं तो वह अपनी विद्याओं के द्वारा लोगों की सेवा करने वाला होता है। अब हम बात करते हैं चंद्र की। यदि चंद्र यहां इस घर में आके बैठ जाए, 12वें भाव में आके बैठ जाए, तो यहां हम पुनः वही बात करेंगे। सूर्य राजा है तो चंद्र भावुकता है, जनता के लिए कार्य करने वाला है। तो जनता से संबंधित जो कार्य हैं उनके अंदर हम जातक को देख सकते हैं। यहां हम जब भी बात करेंगे सिर्फ सेवाओं की बात करेंगे, यानी जातक सेवा भावी होगा। सरकारी सेवा में भी हो सकता है, प्राइवेट सेवा में भी हो सकता है, चाहे वो सूर्य हो या चंद्र हो या कोई भी ग्रह हो, सेवाओं की बात तो हम करेंगे ही करेंगे। तो यहां चंद्र यदि होता है तो हम जातक को अस्पतालों में सेवा करते हुए देख सकते हैं, जेल में सेवा करते हुए देख सकते हैं, या इस प्रकार के संस्थानों में नौकरी करते हुए देख सकते हैं, नर्सिंग का कार्य करते हुए, जेल में असिस्टेंट या आप कह सकते हैं सेवादार जो होते हैं, उस प्रकार के कार्य करते हुए आप जातक को देख सकते हैं। इसके साथ साथ चंद्र यहां पर
जातक के जीवन में जलीय यात्राएं देता है। यदि इस भाव में जल राशि बैठी हो, यानी जल तत्व की राशि बैठी हो, तो हम जातक के जीवन में जलीय यात्राओं की बात कर सकते हैं। और यदि वह किसी प्रकार से छठे और दूसरे से भी जुड़ता हो, 12वां भाव, तो हम जातक के जीवन में जल से संबंधित जो कार्य होते हैं उनकी बात भी कर सकते हैं। यानी जातक को हम नेवी में देख सकते हैं, जल से संबंधित जो नौकरियां होती हैं उनके अंदर देख सकते हैं। आप अपने सामान्य तौर पे पीएचई डिपार्टमेंट की बात ले सकते हैं। तो यहाँ चंद्र के होने से इस प्रकार की परिस्थितियां जातक के जीवन में आ सकती हैं। लेकिन यदि चंद्र यहाँ पीड़ित हो जाता है तो जातक को बेचैनी देता है, और बेचैनी के साथ साथ जातक के कार्यों में रुकावटें भी देता है, उतार चढ़ाव अधिक देता है, कार्य में बाधाएं देता है। तो शुभता और अशुभता दोनों ही चीजें हमारी कुंडली के हर भाव से जुड़ी हुई हैं, हर नक्षत्र से जुड़ी हुई हैं, हर राशि से जुड़ी हुई हैं। गहन अध्ययन करना पड़ेगा तो आपको यह समझ में आने लगेगा कि शुभता है या अशुभता है। सभी भाव शुभ फल प्रदान करते हैं और सभी भाव अशुभ फल भी प्रदान करते हैं, समझना आपको है। जब हम यहाँ मंगल की बात करते हैं तो मंगल यहाँ पर जातक के जीवन में भूमि से संबंधित जो संस्थान है उनके अंदर कार्य करने की क्षमता देता है। जातक को मैनेजमेंट में कार्य करने की क्षमता देता है, जातक के अंदर मैनेजमेंट भरता है। यदि उसके कर्म क्षेत्र से भी सपोर्ट मिलता हो, यहाँ से भी सपोर्ट मिलता हो, हम जब भी नौकरी की बात करेंगे तो हमें छठे का, दूसरे का, 10वें का, इन सब का सपोर्ट भी आवश्यक होगा। लेकिन हम सामान्य तौर पर यहाँ पर जब किसी ग्रह की बात कर रहे हैं तो वह ग्रह इस प्रकार के कार्यों में जातक को ले जा सकता है। तो मंगल यहाँ भूमि, भवन, इस प्रकार कार्यों में ले जाता है, मैनेजमेंट के कार्यों में ले जाता है। और मंगल यहाँ पर किसी उच्च पद में, सेना, पुलिस, इस प्रकार के कार्यों में भी जातक को ले जाता है। लेकिन यदि मंगल पीड़ित हो जाए यहाँ बैठकर तो गुप्त शत्रु उसे नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। अगर वो है किसी प्रकार से शनि के द्वारा पीड़ित हो, शनि अकारक हो कुंडली में और वह उसको पीड़ा दे रहा हो, गुप्त शत्रुओं के द्वारा हमले की बात देख सकते हैं। हम जातक के जीवन में जेल यात्रा और लंबी बीमारियों की बात भी तब कर सकते हैं यदि मंगल यहां पीड़ित है और शनि के द्वारा पीड़ित हो। जब हम यहां बुध की बात करते हैं, बुध यदि 12वें भाव में आ जाता है तो बुध बुद्धि है, बुध ज्ञान है, बुध गणित है। तो यहां जातक के अंदर जो पारलौकिकता है, क्योंकि यह एकांत का भाव है, यहां कोई भी ग्रह आ जाएगा तो वह एकांत की तरफ और अग्रसर हो जाएगा। जब एकांत की ओर अग्रसर होगा तो वह इस प्रकार के कार्य करेगा, पारलौकिकता, गुप्तचरी के कार्य। यहां से हम बुध यदि यहां बैठा है तो गुप्तचरी कार्यों की बात कर सकते हैं, खोज के कार्यों की बात कर सकते हैं। और यदि उसके साथ में कोई ग्रह युति बनाता है तो बुध ग्रह के साथ उसी के अनुसार कार्य करने लगता है और वह उस ग्रह के कारकत्वों के अनुसार ही खोज करता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम यहां पर चंद्र को ले लें और बुध यहां चंद्र के साथ बैठा हुआ है और चंद्र शुभ स्थिति में है तो चंद्र के फलों को वह खोज में परिवर्तित कर देगा। यानी चंद्र से संबंधित, जल से संबंधित, चंद्र के कारकत्वों से संबंधित जो भी कारकत्व चंद्र के हैं उन कारकत्वों की बात करेंगे तो वहां बुध एक खोजी प्रवृत्ति की ओर इशारा करेगा। यानी जातक इस प्रकार के कार्यों में, इस प्रकार के क्षेत्रों में खोजी प्रवृत्ति का हो जाएगा। यदि बुध के साथ यहाँ गुरु हो तो गुरु में यहाँ हम ज्ञान में खोज की बात करेंगे, ज्ञान में कुछ नयापन लाने की बात करेंगे। तो इस प्रकार बुध यहाँ पर कार्य करता है। यहां पर यदि बुध बैठा है तो आज्ञा का पालन करने वाला, गुरु आज्ञा पालन करने वाला, यानी कि जातक एक बहुत ही उच्च किस्म का भक्त हो जाता है। वह अपने गुरुओं की, अपने से बड़ों की, सभी की आज्ञाओं का पालन करता है। कम्युनिकेशन में कार्य करने की बात हम करते हैं तो वह भी बुध यदि यहां हो तो कम्युनिकेशन में कार्य करने की बात भी कर सकते हैं। कम्युनिकेशन यानी कि संदेश वाहक का कार्य करना, कम्युनिकेशन के फील्ड में अच्छे स्तर तक कार्य करना। आपको सिर्फ देखना यह होगा कि वह किस भाव से जुड़ा हुआ है तो हम उस भाव को भी वहां जोड़कर देखेंगे। अगर यदि हम यहां गुरु की बात करें तो गुरु यहां पर आकर परोपकारिता की भावना देता है। जातक परोपकारी होगा, जनता के लिए परोपकार के कार्य करने वाला होगा। लेकिन यह सभी कार्य वह एकांत की बात करते हैं, गुप्तता की बात करते हैं तो गुप्त रूप से करेगा, एकांत रूप से करेगा। यानी कि ऐसे कार्य वह अकेले होकर ही करेगा।
अपने कार्यों का दिखावा नहीं करेगा, खर्च करेगा, खुशी से करेगा। गुरु यदि शुभ है तो, यानी शुभ दृष्टियों से युक्त हो या किसी भी दृष्टि से युक्त ना हो, तभी हम इस प्रकार की बात करेंगे। यानी वह खर्चे खुशी से करेगा, धर्म की, ज्ञान की बातें करेगा, ज्ञान का प्रसार करने वाला होगा, जातक ज्ञान के प्रसार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाला होगा, दानी होगा। लेकिन गुरु यदि यहां पर बैठकर पीड़ित हो जाता है किसी भी अशुभ भाव के स्वामी के द्वारा, तो हम यहां किसी एक ग्रह की बात नहीं करेंगे। हम किसी भी पीड़ा की जब बात करते हैं तो 2 या 2 से अधिक ग्रहों के द्वारा जो पीड़ा दी जाती है तब हम पीड़ित होना कहते हैं। तो गुरु यदि यहां पीड़ित हो जाता है तो वह अपने खर्चे दिखावे के लिए करता है, वह अपना ज्ञान दिखावे के लिए बांटता है। वहीं यदि गुरु का संबंध द्वितीय भाव से होता है तो वाणी के द्वारा जातक अपने ज्ञान को प्रसारित करता है। इसी प्रकार यदि गुरु का संबंध चतुर्थ भाव से हो जाए तो जातक भूमि के क्षेत्र में अपने कार्य करता है। यहां हमको बहुत गहराई से हर चीज को अलग अलग समझना होगा। यदि हम यहां शुक्र की बात करें तो शुक्र यहां काल पुरुष की कुंडली में उच्च का माना गया है और शुक्र को 12वें जाने का दोष नहीं लगता, तो शुक्र दोषित नहीं होता है। ग्रह तो कोई भी दूषित नहीं हो रहा है, उसके कारकत्वों की थोड़ी बहुत हानि होती है, लेकिन यहां पर कुछ कारकत्व बदल जाते हैं। जब हम शुक्र की यहां बात करते हैं तो हम जो चंद्र के लिए हमने बातें की वही हम शुक्र के लिए करते हैं। जेल, अस्पताल, एनजीओ, लैब, इस प्रकार के क्षेत्रों में जातक की रुचि होती है, वहां कार्य करने वाला हो सकता है। यहां शुक्र जातक को गुप्त विद्याएं देता है। यदि शुक्र यहां हो तब भी हम गुप्त विद्याओं की बात कर सकते हैं। शुक्र और गुरु दोनों ही शुभ ग्रह हैं, तो यहां हम उनके जो कारकत्व हैं उनसे संबंधित शुभता भी देखते हैं। यह शय्या सुख का भाव है और शुक्र कामनाओं का भाव है, तो हम यहां से शय्या सुख देखते हैं। यानी शुक्र यदि यहां बैठा हुआ है तो जातक के जीवन में शय्या सुख होगा। शय्या सुख से तात्पर्य उसकी अच्छी नींद से है, उसे एक अच्छा बिस्तर मिलने से है। जाहिर सी बात है, अच्छा बिस्तर उसे ही प्राप्त होता है जिसके पास में समृद्धि होती है, तो हम यहां समृद्धि की बात भी करते हैं शुक्र के होने से। तो यहां बुरा तो कुछ भी नहीं दिखाई देता। हां, यदि शुक्र पीड़ित हो जाए तब जातक के जीवन में समस्याएं होती हैं, विपरीत लिंगों की ओर आकर्षण अधिक हो जाता है। कई बार अतिरिक्त संबंध भी जातक के देखे जा सकते हैं। यहां पीड़ा की बात है, अन्यथा शुक्र यहां पर हमेशा अच्छे फल ही देता है। लेकिन यदि पीड़ित होता है तो पीड़ित होने की अवस्था में हम जातक के जीवन में अतिरिक्त संबंधों की बात भी कर सकते हैं, स्वयं के नुकसान की बात कर सकते हैं, वासना से वशीभूत होने की बात कर सकते हैं। इस प्रकार की बातें हम तभी कर सकते हैं जब शुक्र यहां पर होकर पीड़ित हो जाए। जब हम यहां शनि की बात करते हैं तो शनि इस भाव का कारक भी है और यह भाव एकांत का है, तो शनि यहां आकर जातक को और अधिक एकांत की ओर ले जाता है। तो हम वैराग्य की बात कर सकते हैं, संन्यास की बात कर सकते हैं। यानी जातक सन्यासी हो सकता है, वैरागी हो सकता है। सन्यासी और वैरागी होने के साथ साथ जातक जो है जनता के लिए कार्य करने वाला हो सकता है, क्योंकि शनि जनता का कारक है, तो जनता के लिए कार्य करने वाला होता है। शनि यहां बैठकर अच्छे फल तो देता ही है, क्योंकि कोई भी अशुभ ग्रह, क्रूर ग्रह जिसे कहते हैं, क्रूर ग्रह अशुभ भावों में जाकर अच्छे फल ही प्रदान करता है। तो हम यहां शनि के अच्छे फलों की उम्मीद करते हैं। लेकिन यदि शनि यहां पर बैठकर पीड़ित हो जाता है तो हम अशुभ फलों की बात भी करते हैं। तो अशुभ फल यह हो सकते हैं कि जीवन साथी के जीवन में परेशानियां आ सकती हैं, जीवन साथी पीड़ित हो सकते हैं, जीवन साथी बीमार हो सकते हैं, क्योंकि सप्तम से छठा भाव है और छठा भाव यदि पीड़ित हो रहा है तो हम रोग की बात करते हैं, ऋण की बात करते हैं। तो यहां से हम यह समझ सकते हैं शनि यहां पर यदि पीड़ित होकर बैठा हुआ है तो वह आपके जीवन साथी को भी पीड़ा दे रहा है। यदि शनि मंगल के द्वारा पीड़ित हो रहा है तो जातक हिंसा की ओर बढ़ सकता है, हिंसक हो सकता है। और यदि बुध के द्वारा पीड़ित हो रहा है, यानी बुध किसी अशुभ भाव का स्वामी होकर दृष्टि दे रहा हो, तो हम जातक के जीवन में मानसिक परेशानियों की बात कर सकते हैं, पागलपन की बात कर सकते हैं, अवसाद की बात कर सकते हैं, जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं। यह उस स्थिति तक ले आने वाला होता है।
अब यदि हम राहु की बात करें, राहु यहां पर बैठा है तो राहु प्लानर है, क्योंकि राहु के पास धड़ नहीं है, राहु के पास मस्तिष्क है। तो हम मस्तिष्क से जो भी संबंधित कार्य होते हैं वह हम 12वें भाव से देख सकते हैं। 12वां भाव व्यय का है, तो व्यय किस बात का करेगा? तो राहु अपने कारकत्वों का व्यय करेगा, तो वह व्यय कहां जाएगा? तो प्लानिंग करने का कार्य राहु का है, प्लानिंग करेगा। जोड़ तोड़ करने का कार्य राहु का है, जोड़ तोड़ करेगा। कूटनीति करने का कार्य राहु का है, कूटनीति करेगा। और यदि राहु यहां पर अच्छा बैठा हुआ है, किसी दूसरे ग्रह से पीड़ित नहीं है, तो यह अच्छे क्षेत्रों में कार्य करेगा। और यदि राहु यहां किसी अन्य ग्रह से पीड़ित हो जाता है, तब हम यहां इन्हीं सब बातों को विपरीत परिस्थितियों में देख सकते हैं कि यह गलत तरीके से कार्य करने वाला हो सकता है। अंततः हम यहां बात करते हैं केतु की। केतु यदि यहां पर विराजमान हो जाए तो यहां पर केतु को भी बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि जातक के जीवन में जो मोक्ष की बात होती है केतु से होती है। और केतु यदि शुक्र के साथ बैठ जाए तो मोक्ष 100% संभव है, क्योंकि शुक्र भी यहां पर शुभ है, केतु भी यहां पर शुभ है। तो दोनों शुभ मिलकर यहां पर जातक को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। संन्यास, उच्च ज्ञान, इस प्रकार के क्षेत्रों में जातक का रुझान हो जाता है। संसारिक रूप से जीते हुए भी जातक मोक्ष की ओर प्रवृत्त होता है। कुंडलिनी जागरण, ध्यान के चरम तक पहुंचना, यहां केतु जातक को देता है। 12वें भाव से हम गंभीर बीमारियों को देखते हैं, लंबी बीमारियों को देखते हैं। 6ठे भाव से हम छोटे मोटे रोग देखते हैं। 8वें भाव से हम लंबे रोगों की बात करते हैं। 12वें भाव से हम मृत्युतुल्य रोगों की बात भी करते हैं। तो कोई भी भाव शुभ या अशुभ नहीं होता, वहां बैठे ग्रह किस प्रकार से फल देते हैं यह देखना होता है। यदि वहां का स्वामी का अन्य भावों में चला जाता है, अन्य भावों से संबंध बनाता है, तब भी हम इस बात को अलग तरीके से समझ सकते हैं। तो यहां तक हमने समझा कि ग्रह यदि 12वें भाव में आते हैं, विभिन्न ग्रह, तो वह किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। आगे हम यह समझेंगे कि यदि इसका संबंध अन्य भावों से बनता है तो जातक के जीवन में किस प्रकार से खर्चे होते हैं, किस प्रकार के खर्चों में जातक प्रवृत्त होता है और जातक किस प्रकार की चीजों में लिप्त होता है। और साथ ही साथ हम यह भी समझेंगे कि भावक भावम के नियम के अनुसार किस प्रकार से अन्य भाव इस भाव से संबंध बनाते हैं। तो यहां तक हमने ग्रहों को समझ लिया। यदि यहां तक की जानकारी आपको अच्छी लगती हो, उपयोगी लगती हो और आपको लगता है कि गहराई को छूती हुई है, सटीकता के नजदीक है, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। और यदि ज्ञान से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कॉन्टैक्ट के किसी भी माध्यम से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कमेंट बॉक्स, व्हाट्सएप, किसी भी माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और अपना प्रश्न हमारे समक्ष रख सकते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर निःशुल्क दिया जाएगा। ज्ञान से संबंधित अगर आप 10 प्रश्न भी करेंगे तो आपके प्रश्न के उत्तर बिल्कुल निःशुल्क होंगे और एक ही बार में होंगे। यदि आप कुंडली विश्लेषण की बात करेंगे तो यदि पूर्ण कुंडली विश्लेषित करवानी है तो हमारी फीस है, जो हम लाइव में बताते भी हैं। हम वह फीस आपसे लेनदार है और फीस लेना कोई गुनाह नहीं है। इस फीस को हम इसीलिए लेते हैं क्योंकि इस फीस को लेने से हमारे जातक का जो गुरु है वह खराब नहीं होता है। लाइव में जो हम आपके लिए कुंडली विश्लेषित करते हैं, आपके एक प्रश्न का उत्तर देते हैं, वहां भी हमारी एक फीस है और वह फीस आपके समय के रूप में है, आपके सब्सक्रिप्शन के रूप में है। इसीलिए आप निश्चिंत रहें। वह फीस लेने का भी हमको हक है और हम आपसे चाहते हैं कि आप वह फीस हमें बिल्कुल दें, अपना समय दें। जल्दबाजी ना करें, भागने की कोशिश ना करें कि आपने अपनी डिटेल डाली और आप निकल गए कि थोड़ी देर में मेरा नंबर आएगा तब वापस लौटूंगा। थोड़ा समय हमें भी दें। आप देखें कि किस प्रकार से हम विश्लेषित करते हैं, कौन से ग्रह कहाँ पर किस प्रकार से फल दे रहे हैं, हम वहाँ पर यह चर्चा भी करते हैं साथ साथ, और कौन कौन से वह उपाय होते हैं जिनसे हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, अपने ग्रहों को सुधार सकते हैं। उन सब उपायों की चर्चा भी हम अपने लाइव में करते ही हैं। अगला वीडियो हमारा इसी भाव का द्वितीय भाग होगा, जहां हम भावक भावों का नियम लगाएंगे और साथ ही साथ अन्य भावों से इस भाव के संबंध को समझेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणम्।